The topic that I have selected today for your first paper is the economic policy of the Delhi Sultans. और इसके अंतर्गत बेसिकली we'll discuss about the land revenue policy of the early sultans. अर्ली सुल्तान का पीरियड मैंने इसलिए लिया है अर्ली टर्किश पीरियड, क्योंकि अगर हम दिल्ली सल्तनत को दो हाल्स में डिवाइड करें तो एक अर्ली टर्किश सल्तनत पीरियड है और एक वो फेज आता है खलजी ऑनवर्ड्स, जब सल्तनत में मेजर चेंजेस आते हैं इन टर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर थोड़ा और इवॉल्व होता है, रिफॉर्म्स और बढ़ते हैं, तो ये वो पीरियड है। और एक पीरियड ये अर्ली टर्किश सुल्तान्स का है जब हमको इंफॉर्मेशन जो है थोड़ी कम मिलती है। जैसे कि आप पाएंगे कि खलजी पीरियड ऑनवर्ड्स बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं जिनसे काफी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, लेकिन इस पीरियड में हमको कम इंफॉर्मेशन मिलती है सोर्सेज से। और क्योंकि आप हिस्टोग्राफी पढ़ चुके हैं तो आप ये भी जानते हैं कि उस वक्त जिस तरह से लोग लिखा करते थे हिस्टोरियंस, उनका मेन मकसद यही था कि हाउ टू हाईलाइट द अचीवमेंट्स ऑफ द सुल्तान। Basically, they used to discuss about the military achievements of the Sultan, his qualities, since they wrote under the patronage of the Sultans. So, any information that is pertaining to administration or administrative measures, it is just incidental. तो अगर कोई भी इंफॉर्मेशन हमको उनके पीरियड के बारे में मिलती है तो वो एक इंसिडेंटल इंफॉर्मेशन है, दैट इज इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन जो हमको एक्सट्रैक्ट करनी पड़ती है। तो उससे हम ये अंदाजा लगाते हैं कि ड्यूरिंग द 13th century the sultans of Delhi did not get much time to organize and to take steps to introduce reforms in the direction of land revenue. क्योंकि आप पॉलिटिकल हिस्ट्री जानते हैं, आप पढ़ चुके हैं, तो आपको ये मालूम होगा कि इस पूरे पीरियड में उनका जो फोकस रहा है वो है कि किस तरह से सल्तनत को स्टेबलाइज किया जाए। मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट हुई है और सल्तनत को स्टेबलाइज करने की कोशिश हुई है, और यही वो फेज भी रहा है जब मंगोलों के इन्वेजन्स बहुत ज्यादा हुए हैं। तो हाफ ऑफ देयर एनर्जी वेंट इन टैकलिंग द मंगोल इन्वेजन्स। इतने ज्यादा रिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में नहीं आ पाए। तो and another reason was that during the early period we find that the Turkish rule remained confined mainly to the urban areas. तो जो अर्बन एरियाज है उसमें थोड़ा सा रूल कन्फाइंड रह गया। इसमें मैंने आपको पहले भी बताया था, जब मैंने सुल्तानों की रिलीजियस पॉलिसी डिस्कस की थी, तो मैंने ये कहा था कि इस अर्ली फेज में हम पाते हैं कि फ्रंटियर का एरिया है, गंगा जमुना द्वाब का एरिया है, कुछ एरिया राजस्थान का है, ग्वालियर का है, कुछ ऐसे एरियाज जो ज्यादा उनके कंट्रोल में थे, लेकिन बहुत सारे जो एरियाज जो दूर थे, फारफ्लंग एरियाज, उस पर उनका टोटल कंट्रोल नहीं था। तो जो बेसिक एक यूनिट थी और इकाई थी या कहीं एक इंस्टीट्यूशन था जो एडमिनिस्ट्रेशन का, वो मेजर इंस्टीट्यूशन जो है वो एकता रहा है कि एकता की मदद से they used to assign एकता to their soldiers or to their officers in different areas. मैम मैसेज आ रहे हैं, कुछ लोगों को ऐड कर लीजिएगा। हाँ श्योर। तो बेसिकली वो लोग एकता के थ्रू एकता जो है वो अपने सोल्जर्स को और ऑफिसर्स को ग्रांट कर दिया करते थे कॉन्कर्ड एरियाज, ताकि इन कॉन्कर्ड एरियाज में देयर सोल्जर्स और देयर ऑफिसर्स और नोबल्स could collect revenue from these areas as well as they were to administer these areas. एकता का रेफरेंस हमको इल्तुतमिश के पीरियड में ज्यादा मिलता है, मगर ये नहीं कहा जा सकता कि कुतुबुद्दीन ऐबक के पीरियड में एकता नहीं था, क्योंकि एकता एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जो इस्लामिक कंट्रीज से वो लोग जहां से आए थे वहां से वो लेकर आए थे इस इंस्टीट्यूशन को। लेकिन अगर उल्लेख नहीं मिलता है तो उसका रीजन ये नहीं है कि ये इंस्टीट्यूशन कुतुबुद्दीन के टाइम पे एग्जिस्ट नहीं करता था। इसको हम ये कह सकते हैं कि एग्जिस्ट करता था, लेकिन इसका रेफरेंस आपको बहुत ज्यादा कुतुबुद्दीन ऐबक के पीरियड में नहीं मिलता है, क्योंकि उस वक्त की जो सोर्सेस थी उन्होंने इसको रेफर नहीं किया होगा। सो ए सिस्टमैटिक रेफरेंस वी गेट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इल्तुतमिश, मगर कहने का मतलब ये कि एग्जिस्ट करता था, क्योंकि जब इल्तुतमिश सुल्तान ही नहीं बना था, ये रेफरेंस हमें मिलता है कि ही वाज असाइन्ड द एकता ऑफ बदायूं, व्हिच वाज अ लार्ज एरिया। जैसे बदायूं के क्षेत्र में उसको एकता दिया गया था, जो एक बहुत बड़ा एकता था। इसका मतलब एकता जैसी इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट करता था।
And but the problem was that the IFTA had been used in a very loose sense. And when I say in a loose sense, that means कि ये नहीं हमको पता चलता कि जिसको IFTA दिया जा रहा है उसकी कितने उसको इसकी क्या पे है और वहां से कितना रेवेन्यू आ रहा है उसके अकॉर्डिंगली दिया जा रहा है. ऐसी रेवेन्यू एरिया स्टैटिस्टिक उस वक्त नहीं थी. उस वक्त वो चीजें डेवलप ही नहीं हुई थी. So it was just a sign like large areas were given to high officials और इसी तरह से छोटे एरियाज भी ऑफिसर्स को दिए गए. तो ये सुनने में ज्यादा आता है कि लार्ज एरिया था, बड़ा हिस्सा इसको दिया गया जो उच्च वर्ग का अधिकारी था. ये सुनने में ज्यादा आता है. Even till the time of Iltutmish we find that the state remained a loose structure. एक कॉम्पैक्ट स्टेट नहीं इमर्ज होती है उस पीरियड तक भी. फिर बलबन के टाइम ऑनवर्ड से आप देखते हैं एक सेंट्रलाइज स्टेट स्ट्रक्चर खड़ा होता है जो हम कहते हैं कि बहुत सेंट्रलाइज इंस्टीट्यूशन का था. तो अभी तक भी इल्तुतमिश की पीरियड तक भी स्टेट जो है लूज ऑर्गेनाइजेशन रहती है. एंड मोरओवर द कंटेम्परेरी राइटर्स आर आल्सो साइलेंट रिगार्डिंग द स्टेट डिमांड ऑफ द शेयर ऑफ द प्रोड्यूस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द अर्ली टर्किश सुल्तान. तो इसी तरह से जैसे कि हमको इसका रेफरेंस ज्यादा नहीं मिलता है कि क्या रेवेन्यू एरिया स्टैटिस्टिक्स रही होंगी, इसी तरह से हमको इस बात का भी रेफरेंस नहीं मिलता है कि स्टेट की डिमांड क्या थी, कितना रेवेन्यू वो लोग लिया करते थे. खाली हमको एक रेफरेंस कुतुबुद्दीन ऐबक के पीरियड में इंसिडेंटली मिल जाता है और उसके पीरियड में एक पर्शियन सोर्स है जिसका टाइटल है शजराए अंसाब. उसको मैं अभी कोशिश करती हूँ कि उसको स्क्रीन शेयर करके आपको लिख दूं. और ये लिखा गया है फख्र मुदब्बिर द्वारा. बुक का टाइटल है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, शजराए अंसाब. And the author is फख्र मुदब्बिर. दिख रहा है ना आप लोगों को ये? प्लीज नोट इट डाउन. जी मैम. अच्छा, तो ये किताब है फख्र मुदब्बिर की और ये बहुत ही अर्ली पीरियड में लिखी गई. इनफैक्ट फख्र मुदब्बिर जो है वो मोहम्मद गौरी के साथ था और वो मोहम्मद गौरी पर ये किताब लिखना चाहता था और उसको ही प्रेजेंट करना चाहता था. लेकिन वो क्योंकि मोहम्मद गौरी की डेथ बहुत पहले हो जाती है, एक्समात हो जाती है, तो वो मोहम्मद गौरी को ये भेंट नहीं दे पाया, भेंट के स्वरूप की किताब नहीं दे पाया. लेटर ऑन ही थॉट टू प्रेजेंट इट टू कुतुबुद्दीन ऐबक. तो इस वजह से उसने बहुत सी चीजें ऐसी ऐड भी करी कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में. तो इसी में वो ये लिखता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का जब एक्सेशन हुआ, then he ordered that all imlak land grants थी that were held by the grantees from the time of the Ghaznavids should be renewed. कि जो भी ऐसी लैंड जो भू अनुदान दिए गए थे गजनवी शासक के पीरियड से, उनको जारी रखा जाए. और he also ordered in this connection that उश्र, जो उश्र कलेक्ट किया जाता था 1/10, तो जो लोग खराज पे कर रहे थे 1/5, तो वो बजाय खराज देने के उश्र दें, यानी 1/10 दें. और जो लोग ऑलरेडी 1/10 पे कर रहे थे यानी उश्र पे कर रहे थे, उनका रेवेन्यू और भी कम कर दिया और कहा वो लोग नीम उश्र दें. नीम मींस हाफ, कि जो उश्र दे रहा था वो उसका हाफ दे, यानी 1/20 हो गया, यानी वो बहुत ही कम हो गया. अब थोड़ा सा मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर दूं कि बहुत से हिस्टोरियंस में इस बात को लेके एक मत वो लोग नहीं थे कि भारत में उश्री लैंड भी एग्जिस्ट करती थी. जैसे एक तो खराजी लैंड हो गई जिसमें लोग किसान जो रेवेन्यू पे करता था, जैसे कि इस सेंस में आता है कि उसका रेवेन्यू जो है जो स्टेट को जाता था, जो कलेक्ट करके लोग देते थे, वो खराज होता था.
लेकिन उशरी लैंड उसके लिए कहा गया है कि जो मुस्लिम्स को दी जाती थी खाली एक्सक्लूसिवली। तो इस्लामिक कंट्रीज में ये लैंड एग्जिस्ट करती थी, लेकिन इसके बहुत प्रमाण नहीं मिलते थे कि भारत में भी ये इस तरह की जमीनें दी जाती थी या नहीं दी जाती। लेकिन शजरा इंसाफ से इस बात का पता चलता है कि उशरी लैंड भी एग्जिस्ट करती थी, और जो उनके मुस्लिम ऑफिसर्स कुछ रहे होंगे, चाहे वो हो सकता है उलमा रहे हों, जो भी रहे उनको उन्होंने उशरी लैंड भी दी गई थी। तो जो लोग उश्र पे कर रहे थे वो जो है वो 1/10 की जगह 1/20 दे सकते थे, जो कि बहुत ही नॉमिनल हो गया। और जो लोग खराज पे कर रहे थे, जो मतलब किसान लोग थे, यहाँ के लोग थे, जो लोकल लोग थे, जो रेवेन्यू पे कर रहे थे, तो उसको भी कम कर दिया गया। और अब 1/5 की जगह, इसका मतलब 1/5 लिया जाता था खराज के तौर पे, लैंड रेवेन्यू के तौर पे, और उनको अब 1/10 देना था उसकी जगह पे। तो ये एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है, सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन है, जो हमको शजरा इंसाफ से कुतुबुद्दीन ऐबक के पीरियड में मिलती है। बस ये है कि ये चीजें बहुत क्लियर नहीं है, इसके आगे कुछ और ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया गया है, एंड वी डू नॉट नो वेदर it was a kind gesture that was done during the time of the accession of Sultan Qutbuddin, or it continued throughout his period. ये कंटिन्यू रहा है, ये एक ऐसा जेस्चर था गुडविल का, उदारता का, जो एक्सेशन के वक्त हुआ, या कंटिन्यू रहा। इसके बहुत ज्यादा उल्लेख हमको नहीं मिलते हैं कि इसके बाद क्या हुआ। तो मगर ये एक अंदाजा हो जाता है कि रेवेन्यू जो है उसका कोई 50% नहीं था। कितना हेलो अंदाजा मैम। है कि हाँ, रेवेन्यू में जो है उदारता बढ़ती गई। हाँ बोलिए शुभम। ये मैम ये पूछ रहे थे कि जो उर्स था और खराज था मैम, तो ये मैम इससे पहले अरब देशों की बात हो रही है कि मैम हाँ, जो वहाँ पे कंटिन्यू चल रहा था, हाँ, यहाँ पर आने के बाद में मैम इसका टैक्स कम हुआ कि मैम वहाँ पे ही कम हुआ था, अरब में ही नहीं, मैम? यहाँ पे जो ये ऑर्डर यहाँ पे? है, ये कुतुबुद्दीन का यस ऑर्डर, मैम। हाँ, कि 1/10 उशरी लैंड में लिया जाता था, लेकिन यस अब मैम। 1/10 की जगह 1/20 कर दिया। नीम उश्र शब्द आया है, नीम मतलब हाफ, कि 1/10 का भी यस हाफ, मैम। तो 1/20 कर दिया गया। ये और खराज भी कम कर दिया गया। तो जो लोग वन यस मैम। यानी कि लोग पहले खराज जो है वो 1/5 पे कर रहे थे, और 1/5 की जगह वो लोग खराजी लैंड वाले 1/10 देने लगे, जो किसान लोग थे, ओके मैम। उनके मुस्लिम ऑफिसर्स, ओके मैम। हाँ, जो किसान लोग थे। तो ये रेफरेंस मैंने का बहुत ही सिग्निफिकेंट एक रेफरेंस है जो शजरे अंसाब से हमको मिलता है। ओके मैम। इसके बाद फिर इल्तुतमिश के पीरियड में जो है वो जो रेफरेंस आता है, जैसे मैंने कहा कि सिस्टमैटिकली हमको जो रेफरेंस मिलता है वो इफ्ता का मिलता है, कि ही ग्रांटेड इफ्ता टू हिज सोल्जर्स ऑन अ लार्ज स्केल। लेकिन मैंने आपसे कहा कि अभी भी स्टेट एक न्यूज ऑर्गेनाइजेशन ही थी, लेकिन कोई रेवेन्यू एरिया स्टैटिस्टिक्स हमको अभी भी नहीं मिलती हैं, क्योंकि जब हम इफ्ता वर्ड पढ़ते हैं तो उसके कनेक्शन में हमको सिर्फ प्लेसेस जानने को मिलते हैं कि इस ऑफिसर को इस प्लेस पे, इस जगह पे जो है वो इफ्ता दिया गया, यही जानने को मिलता है। लेकिन ये नहीं पता चलता कि उस इफ्ता से कितना राजस्व आ रहा था। तो ऑब्जेक्ट वाज टू टेक कंट्रोल ऑफ द कॉन्क्रीट एरियाज, कि अपने कॉन्क्वेस्ट को स्टेबलाइज करने के लिए ये इंस्टीट्यूशन जो है वो जो चल रहा था पहले भी, वो उन लोगों ने इसको यूज किया, और उनके सोल्जर्स को या ऑफिसर्स जो भी थे उनको वहां से रेवेन्यू वसूल करना था, और उसको उसका प्रशासन भी देखना था। एंड टू न्यूट्रलाइज द पॉसिबिलिटी of the iqtidar so that they should not become independent, the assignees were also transferred from one place to another. ये भी किया गया कि भाई वो एक ही जगह अपने रूट्स ना डेवलप कर लें, रिबेलियस ना हो जाए, इसलिए ये प्रैक्टिस भी हम देखते हैं इल्तुतमिश के टाइम पे भी फॉलो की गई, कि इक़्तिदारों को एक स्थान से दूसरे स्थान पे वे उनको ट्रांसफर किया जाए, स्थानांतरित किया जाए। And besides, he was the first sultan of the Delhi Sultanate who seems to have realized the economic importance of the region of Doab. एक और जो रेफरेंस हमको इल्तुतमिश के वक्त का मिलता है वो ये है कि वो पहला सुल्तान है जिसने जो आर्थिक महत्ता थी दोआब के क्षेत्र की उसको पहचाना, और उसने लगभग 2000 सोल्जर्स दोआब के क्षेत्र में एम्प्लॉय किए। ये रेफरेंस इल्तुतमिश के समय में आता है। और इसके बाद का जो रेफरेंस है कि फिर वो बलबन के टाइम पे थोड़ा सा रेफरेंस हमको मिलता है, और ये रेफरेंस मिलता है कि द फर्स्ट स्टेप टू
ascertain the income from the iqta was taken by Balban. वो पहला सुल्तान है, जैसे मैंने कहा कि अभी तक स्टेट को हम देख रहे हैं, न्यूज ऑर्गेनाइजेशन है, एक कॉम्पैक्ट स्टेट नहीं इमर्ज होती है, लेकिन बलबन का पीरियड आता है तो आप एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हैं तो आपको रियलाइज होता है कि एक सेंट्रलाइज स्टेट स्ट्रक्चर इमर्ज होता है। तो वो ये कोशिश करता है कि इसका पता लगाया जाए कि कैसे इनकम जो आ रही है इफ्ता से वो कितनी इनकम है। तो उसके लिए उसने ये किया कि उसने एक ऑफिस बनाया, एक पद बनाया जिसको ख्वाजगी कहा गया। ख्वाजा से बना है, वो सब आप समझ सकते हैं, ख्वाजा से ख्वाजगी का ऑफिस उसने एक बनाया। सो द ख्वाजा वाज एन ऑफिसर who was appointed by the central government and posted in the इफ्ता। तो केंद्र द्वारा ही ये ऑफिसर नियुक्त किया गया इफ्ता जहां दिया जाता था लोगों को, and his function was to record the income from the इफ्ता and then communicate it to the center। तो उसका काम यही था कि वो जो इनकम आ रही थी इफ्ता से उसका वो पता लगाए और उसको वो सेंटर को इन्फॉर्म करे कि किस जगह से कितना रेवेन्यू आ रहा है। और फिर जहां तक स्टेट डिमांड का ताल्लुक है कि भाई कितना स्टेट डिमांड थी, कितना मांगा गया रेवेन्यू, उस रूप में बहुत इंफॉर्मेशन फिर हमको बलबन के पीरियड में भी नहीं मिलती है। और कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियंस में और हमको उस वक्त के हालांकि बर्नी ने तो बाद में लिखा है, लेकिन फिर भी बर्नी का एक पैसेज है तारीख फिरोजशाही में जहां इट इज इन कनेक्शन विद बलबन वेयर ही एडवाइजेस हिज सन्स। इस कनेक्शन में या इस संदर्भ में आता है कि जहां बलबन अपने पुत्रों को कुछ एडवाइस दे रहा है कि कैसे शासन करना चाहिए। तो इस संदर्भ में वो कहता है कि excessive demand should not be made even if there may be precedence, कि किसानों से अत्यधिक मांग नहीं करनी चाहिए मैम। चाहे पहले ऐसा प्रचलन भी रहा हो। हाँ बोलिए, कोई बोल रहा है? जी मैम, मैं खिराज जो टैक्स है ये केवल हिंदुओं से लिया जाता था क्या? नहीं नहीं, जनरल जो भी पॉपुलेशन थी, लोकल पॉपुलेशन जो थी वो खराज दे रही थी, इसमें जो लोग भी शामिल थे। तो उसने ये कहा कि जो भी मैं ये बता रही थी कि लैंड डिमांड के लिए कि उसने ये कहा कि अत्यधिक डिमांड नहीं होनी चाहिए, और चाहे हमको इससे पहले इसका उल्लेख मिलता भी हो कि शासकों ने दी हो तब भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रीजन ये है कि अदरवाइज पेजेंट्री वुड डिजर्ट द फील्ड, नहीं तो किसान खेत छोड़ के चले जाएंगे। और दूसरी तरफ वो ये भी कहता है इट शुड नॉट बी सो मच लो सो एज टू लीव अ लार्ज सरप्लस विद द पेजेंट्री, लेकिन इतना कम भी नहीं होना चाहिए कि बहुत अधिशेष जो है वो किसानों के पास बच जाए। तो दैट वुड इनकरेज आइडलनेस एंड रिबेलियन अमंग देम, कि फिर जो है वो आलसी हो जाएंगे और उसके बाद वो विद्रोही भी बन सकते हैं, रिबेलियस हो सकते हैं। तो इसका आशय है पैसेज का वो ये है कि मॉडरेशन होना चाहिए रेवेन्यू में, मतलब कि जैसे बहुत ना ज्यादा हो ना कम हो, ये मॉडरेशन होना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि अगर आप उस वक्त का लैंड मैन रेशियो देखिए तो आप ये पाएंगे कि भाई लैंड वाज मोर एंड पीपल वर लेस, पेजेंट्स वर लेस। उस वक्त जमीनें ज्यादा थी, लोग कम थे। तो अगर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता था तो लोग अपनी जगह छोड़ के चले जाते थे, दूसरी जगह बस जाते थे। तो उस ऑर्डर में होता ये कि स्टेट कुड बी अ लूजर, स्टेट को रेवेन्यू नहीं मिलेगा, वो उनका रेवेन्यू कम हो जाएगा अगर किसान छोड़ के चला जाएगा। तो पॉलिसी यूजुअली यही हुआ करती थी कि उसमें मॉडरेशन हो, उदारता बरती जाए। तो ये एक इंफॉर्मेशन हमको तारीख फिरोजशाही से बलबन के बारे में भी मिलती है। So thus, I mean, all this information that I have provided so far, it makes it clear that the financial organization prior to the Khalji period was mainly based on the working of the Iqtidari system. इससे पहले की जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, इस तरह की फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, वो इक्ता व्यवस्था पे ही आधारित थी। एंड बिसाइड्स द इक्ता द रूलर्स, इसके अलावा ऐसी भी बहुत सी चीजें थी। इक्ता के अलावा भी जो भूमि अनुदान में दी जाती थी, जैसे कि वक्फ है, इनाम है, इमलाक है, इस तरह की लैंड भी थी, जमीनें भी थी, तो भू अनुदान में इनको टर्म किया गया इस तरह से, इनाम है, वक्फ है, जो चैरिटी में एक तरह से दी जाती थी मुस्लिम कम्युनिटी
के लोग थे, उनको सपोर्ट करने के लिए दी जाती थी। लेकिन ये हम पाते हैं कि इन द एब्सेंस ऑफ अ वेरी एफिशिएंट मशीनरी, द ग्रांटीज ऑफ सच लैंड्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे ट्राई टू इंक्रीज द लैंड एरिया। कि जब अगर कभी कोई बहुत एफिशिएंट मशीनरी नहीं रह गई तो इस तरह के ग्रांटीज जो उनको भू अनुदान मिले हुए थे, तो वो ये कोशिश करते रहते थे कि कैसे वो अपना एरिया जो है वो इंक्रीज करते रहे, इंक्रोचमेंट करते रहे और उनका एरिया इंक्रीज होता रहे। तो ऐसा हुआ भी कि वक्त के साथ साथ these land grantees they increased in they grew very rich and the state could not get the maximum benefit। मतलब इन grantees को तो फायदा हुआ कि वो तो और धनी होते गए, लेकिन वो किसी तरह की सर्विसेज नहीं देते थे, तो स्टेट को उससे कोई लाभ नहीं हुआ, कि स्टेट उनसे कोई बेनिफिट नहीं ले पाई। और यही रीजन है कि हम देखते हैं कि जब खलजीज पावर में आते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग द period of Alauddin Khalji, that a systematic revenue policy was formulated। रेवेन्यू रिफॉर्म्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, और उसका और भी बहुत सारे रीजन, जैसे मैंने कहा कि अर्ली टर्किश पीरियड जो है वो बहुत स्टेबल नहीं था, पॉलिटिकली बहुत स्टेबल नहीं रहा, और इस पीरियड तक आते आते फिर हम देखते हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है। तो जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है तो उसके साथ ही साथ जैसे जिसको हम कहते हैं कि एक तो कॉन्क्वेस्ट का प्रोसेस होता है और एक कंसोलिडेशन होता है। तो कंसोलिडेशन ऑफ द सल्तनत टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द सेकंड हाफ पीरियड, जैसे जिसको खलजीज का पीरियड कहते हैं, तो उस पीरियड से जो कंसोलिडेशन होता है तो रिफॉर्म भी इंट्रोड्यूस होते हैं। सो अलाउद्दीन खलजी वाज द फर्स्ट सुल्तान who withdrew all such grants। जो आप देखेंगे कि जो उसका पहला मेजर है, जो लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड, जो सुधारों से रिलेटेड जो पहला कदम उसने उठाया था, वो सबसे पहला कदम यही था कि ऐसे लोग जिनको भू अनुदान मिले हुए थे, जिसमें मैंने कहा कि वक्त है, इनाम है, जो ऐसी जमीनें थी, उन लोगों को उसने अपने कंट्रोल में लाने की कोशिश की। वो तदारी सिस्टम को तो एबॉलिश नहीं कर सकता था, क्योंकि ये मेजर ऑर्गेनाइजेशन थी, देयर वाज नो सब्स्टिट्यूट अल्टरनेटिव मशीनरी दैट ही कुड हैव यूज्ड इन इट्स प्लेस, बट हिज ग्रेटर कंसर्न हैड बीन टू पुट अ चेक ऑन द पावर ऑफ दोज मिडलमैन हु हैड बीन कलेक्टिंग रेवेन्यू फ्रॉम द पेजेंट्री। या उसका एक मेजर ये था कि उन लोगों के ऊपर वो चेक रखे जो लोग अभी तक पेजेंट से रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे थे, ये जो मिडलमैन थे या जो इंटरमीडिएरीज थे, उनके ऊपर चेक रखे, और इन लोगों को जो है इनके ऊपर सख्ती करे जो ऐसे लैंड ग्रांटीज थे जो सर्विस नहीं रेंडर कर रहे थे, किसी टाइप की स्टेट को सर्विसेज भी नहीं दे रहे थे, और जो है वो धनी हो गए थे क्योंकि वो एनक्रोचमेंट कर रहे थे, अपनी एरियाज को बढ़ा रहे थे। So one of his first measures was that he revoked all these grants। अगर हम सिस्टमैटिकली अलाउद्दीन की लैंड रेवेन्यू पॉलिसी स्टडी करेंगे अलाउद्दीन खलजी की, ये मैंने कहा कि ये दूसरा पार्ट है। तो अभी तक जो बताया आपको वो अर्ली टर्किश सल्तनत पीरियड में जो लैंड से रिलेटेड या लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन थी, वो इतनी इन्फॉर्मेशन थी जो हमको मिलती है, और ज्यादा इन्फॉर्मेशन हमको अलाउद्दीन खलजी के पीरियड में मिलती है, जिसमें कि बर्नी ने भी लिखा है, काफी ग्राफिक अकाउंट प्रेजेंट किया है। इसके अलावा इसामी का भी अकाउंट हमको मिलता है, और भी कई अकाउंट्स हैं इस पीरियड के, पर्शियन सोर्सेज हैं, उसमें फिर भी हमको काफी इंफॉर्मेशन इस पीरियड की मिल जाती है। तो इस पीरियड की इंफॉर्मेशन में अगर आप अलाउद्दीन खलजी के रिफॉर्म्स देखेंगे तो बहुत सारे हैं, और उसके अगर आप पॉइंट वाइज करेंगे तो यही मैंने कहा कि पहले तो यही कि देखो ग्रांट्स से वापस ले ली, और इसलिए ले ली कि बहुत से लोग जो है वो हेरिडिटरी उसको होल्ड करने लगे थे, और इसके अलावा जैसे उसने पैमाइश की प्रथा को इंट्रोड्यूस किया, इसके अलावा एक बहुत बड़ा एरिया जो है वो अपने खालसा के अंतर्गत लाया, और इन एरियाज में उसने वो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जिसमें वो नपाई था, और वो बहुत में मसाहत या कपाए बिस्वा के बेसिस पे बर्नी कहता है कि बिस्वा के अनुसार प्रति बीघा पैदावार के अनुसार था। ऐसे बहुत सारी और भी उसके मेजर्स हैं, लेकिन वो मैं आज नहीं डिस्कस करना चाहती क्योंकि इसमें आ रहा है कि अभी थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा ये। तो ये
मैं आपको दूसरे लेक्चर में डिस्कस करूंगी कि अलाउद्दीन खिलजी के लैंड रेवेन्यू मेजर्स क्या थे। आपको अब कुछ पूछना है तो वो आप पूछ सकते हैं।